हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा था कल हमने? क्या पढ़ लिया था? उदय सिंह पढ़ लिया था ना? बताओ देख। सांगा किसका बेटा था? रायमल। सांगा कि अपने भाइयों से लड़ाई हुई तो 7 गांव में किसने बचाया उसको? कौन से मंदिर में? श्रीनगर में किसने शरण दी? सांगा ने उसको कौन कौन से गांव दिए थे? सांगा राजा बना तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? मालवा का कौन था? और गुजरात का कौन था? सांगा की दिल्ली की कौन से सुल्तान से युद्ध हुआ? कौन कौन से युद्ध हुए और दोनों में कौन जीता? मालवा में किससे युद्ध हुआ? कौन सा युद्ध हुआ? क्योंकि सांगा ने उसको एक विद्रोही को शरण दे दी थी। मेदिन राय कहाँ का था? कौन सा किला दिया गया था? इस युद्ध में कौन गिरफ्तार करता उसको? तो सांगा ने उसे। गुजरात में किससे युद्ध हुआ? मुजफ्फर शाह। किसे हुआ? कौन सी रियासत के उत्तराधिकार को लेके? ईडर में कौन कौन लड़ रहे थे? और सांगा किसकी सहायता करता है और किस किस को हराता है? अच्छा, बयाना का युद्ध कब हुआ? उसमें सांगा ने किसको हराया था? बाबर ने ये किला किसको दे रखा था? और बाबर का सेनापति कौन आया था? उनसे कौन सा वाद्य यंत्र छीन लिया गया था? खानवा का युद्ध कब हुआ? इस ये जो युद्ध था इसमें दोनों अपने साम्राज्य का। और बाबर ने, सांगा ने कौन से किले पे कब्जा कर लिया था? एक और कौन से किले पे? और दिल्ली के आसपास के 200 गांव से सांगा ने अफगानों की कौन से नेता का साथ दिया था? महमूद लोदी। और बाबर क्या इल्जाम लगाता है? अच्छा, इस युद्ध से पहले बाबर क्या घोषित कर देता है? कौन सा कर हटा देता है? क्या नहीं पीने की कस्में खाता है? वो किसके माध्यम से बातचीत करने का प्रयास करता है? सांगा अपनी सेना का पड़ाव कहां पे डालता है और कहां से आने वाली सहायता रोक देता है? और राजस्थान के राजाओं को लेटर भेज के उनसे सहायता की उस व्यवस्था को क्या बोलते थे? इस युद्ध में सांगा घायल होकर बाहर गया। युद्ध को लीड किसने किया? झाला अज्जा। बाबर जीतने के बाद क्या उपाधि धारण करता? सांगा हार गया क्योंकि उसकी सेना में उसके अधिकतर सेना घायल होने के बावजूद सांगा युद्ध के मैदान में। बयाना के बाद उसने बाबर को तैयारी का और उसके कुछ सेनापति जाके किससे मिल गए थे? जैसे रायसीन का और नागौर के। बाबर अपने साथ क्या लेके आया था? उसके लड़ने का तरीका। उनकी सेना में घोड़े थे इनके पास, उनके पास में हल्के हथियार थे इनके पास। अफगान और राजपूत दोनों हार गए तो बाबर के लिए भारत में राज करना। सांगा अंतिम राजपूत राजा था, इसने दिल्ली को प्रत्येक से चुनौती दी थी। खानवा के बाद राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता। राजपूतों की सामरिक कमजोरियां। बड़े हिंदू राजा नहीं बचे तो कला संस्कृति को। और अकबर ने बाद में संघर्ष के स्थान पर। सांगा घायल हुआ तो उसको कहां लेके आए थे? कौन लेके आया था? और यहाँ पे सांगा का, फिर सांगा को जहर कहाँ दिया गया? सांगा की मृत्यु कहाँ हुई? और सांगा की छतरी कहाँ पर है? सांगा की उपाधियां क्या क्या है? सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा था? और बाबर नामा लिखा हुआ कि उसके दरबार में। सांगा के बाद उसका कौन सा बेटा राजा बना? वो बूंदी के किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। फिर उसका कौन सा बेटा बना? तो उसकी माता शासन संभालती थी। उसने गुजरात के कौन से राजा ने अटैक किया? तो कौन सा किला देके संधि की गई? कौन सा? रणथंबोर देकर उनके साथ संधि कर ली गई। बाद में अटैक वापस उसने अटैक कब किया? तो कर्मावती ने किससे सहायता मांगी? उसको क्या भेजी थी? उस समय कौन सा शाखा हुआ? उसमें जौहर किसने किया? केसरी को लीड कौन करता है? उसे क्या कहा जाता है? देवलिया दीवान। और उसकी छतरी कहां पर बनी हुई? चित्तौड़ का प्रशासक कौन बना दिया गया? कौन? बनवीर बना दिया गया था। और बनवीर ने किसको मार दिया? उदय सिंह को कौन बचा लेता है? किसका बलिदान देके? और कुंभलगढ़ में उनको किसने शरण दी? मावली का युद्ध कब हुआ? किसने किसको हराया? उदयपुर की स्थापना कब हुई? कौन सा महल बनाया गया और कौन सी झील बनाई गई?
अकबर ने अटैक कब किया? उदय सिंह कहाँ चला जाता है? किला कौन सा बालते हैं? जयमल कहाँ का राजा था? मेड़ता पर अकबर ने। पत्ता कहाँ का सामंत था? और आमिर मेवाड़ का। चित्तौड़ का कौन सा शाखा होता है? इसमें जौहर कौन करता है? केसरिया कौन करता है? जयमल किसके कंधों पे बैठ के लड़ा? लेकला राठौड़ को हम क्या कहते हैं? किसका अवतार है वो? गुजरात वाले क्या कहते हैं? मालवा में क्या कहते हैं? मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए? अच्छा, पत्ता की छतरी कहाँ पर है? और कल्ला और जयमल की छतरियां कहाँ पर है? अकबर ने कब कब्जा कर लिया था? कितने लोग कटवा दिए थे? किसकी मूर्तियां लगवाई थी? कहाँ पे लगवाई थी? कौन बताता है ये? बर्नियर कौन सी बुक में? कौन सा सिक्का चलाया था? उदय सिंह ने राजधानी कहाँ बना ली थी अपनी? गोगुंदा। गोगुंदा में डेथ कब हुई? कौन से त्योहार के दिन? तो उदय सिंह की छतरी भी कहां पर है? इतनी बातें बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला राजा लिखो, महाराणा प्रताप। मैं थोड़ी सामान्य बातें लिख रहा हूं, एक बार उतारिए फिर अपने बात करेंगे। उतारो देख है। जन्म जन्म लिख लो।
उतार लिया। बताओ देखिए जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। आज की तारीखों के हिसाब से तो क्या है, 9 मई 1540। पहले अपना कैलेंडर अलग था। हमने शुरुआत में बात की थी विक्रमी संवत जो होता अंग्रेजों के कैलेंडर से 57 साल आगे। कितने साल आगे? तो 1540 में 57 जोड़ोगे 1597। तो विक्रमी संवत क्या आ गया? 1597 लिखा हुआ है। अच्छा आगे लिखा हुआ है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। क्या लिखा बोलो? इसका मतलब महीना कौन सा चल रहा था? ज्येष्ठ। चंद्रमा के आधार पे होता है, चंद्रमा दिख रहा है इसलिए क्या हो गया? शुक्ल। और दिखते हुए कितने दिन हो गए? 3, इसलिए क्या आ गया? तृतीया। अब बोलो पूरे को बोलो। तृतीया विक्रमी संवत 1597। दोबारा बोलो। पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? जन्म हुआ कहां पे था? हमने पढ़ा था 1540 तक उदय सिंह कहां पे थे? कुंभलगढ़। तो 1540 में यदि महाराणा प्रताप का जन्म होगा तो कहां पर होगा? कुंभलगढ़। बचपन का नाम क्या था? ये मेवाड़ साइड में हर छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? किका। तो महाराणा प्रताप का नाम भी क्या पड़ गया? किका। बापा राहुल भी छोटा था, नाम क्या था? किका। संगार कुंभा भी छोटे थे तो किके ही थे। 2 हो गए तो किके हो गए ना। अच्छा पत्नी का नाम क्या था? ये दे जो लगता है इसका मतलब है देवी। क्या मतलब है? तो नाम होना चाहिए अजब देवी पवार, पर अपने वी खा जाते इसलिए अपने क्या नाम कर लिया। कब से कब तक राज किया महाराणा प्रताप ने? 25 साल। कितने साल? लिख लो वहां पे ऊपर 25 वर्ष। क्वेश्चन पूछते हैं ये कितने वर्ष तक राज किया था। महाराणा प्रताप अपने पिताजी के सबसे बड़े बेटे थे, तो हिसाब क्या कहता है कि सबसे बड़ा बेटा क्या बनेगा? राजा। लेकिन उदय सिंह जी महाराणा प्रताप को राजा नहीं बना के गए। उदय सिंह राजा बना गए जगमाल को। किसको बना गए? जगमाल छोटा था लेकिन जगमाल को राजा बना दिया, क्योंकि पहले राजाओं की रानियां होती खूब सारी। कौन सी रानी का बेटा राजा बनेगा इस बात पर डिपेंड करता कि कौन सी रानी की राजा से ज्यादा बनती है। उदय सिंह जी राजा किसको बना के गए? जगमाल को। इसका मतलब जगमाल की मम्मी की उदय सिंह से। लिखो। उदय सिंह ने प्रताप को राजा नहीं बनाया था। उदय सिंह डिड नॉट अपॉइंट प्रताप एज किंग। उदय सिंह ने प्रताप को राजा नहीं बनाया था। उदय सिंह डिड नॉट अपॉइंट प्रताप एज किंग। उदय सिंह ने प्रताप को राजा नहीं बनाया था, बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन जगमाल। बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन जगमाल। बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन जगमाल। किसको राजा बना दिया? जगमाल। किसने? उदय सिंह ने। पहले राजाओं के टाइम में एक रिवाज हुआ करता था कि जब राजा की डेथ होती तो डेथ होती जलाने के लिए लेके जाते हैं। तो जब पिता को जलाने के लिए लेके जाते तो राजा के बाकी सब बेटे जाते, पर वो बेटा नहीं जाता जो राजा बनेगा। वो बेटा नहीं जाएगा जो। तो उदय सिंह के बाद राजा कौन बनेगा? जगमाल। तो जगमाल अंतिम संस्कार में भागे। अब उदय सिंह की छतरी कहां पर बनी हुई है? इसका मतलब उदय सिंह अंतिम संस्कार कहां हुआ? तो उदय सिंह को जलाने के लिए कहां पे लेके गए? गोगुंदा। तो वहां पे सब लोगों ने देखा कि वहां पर प्रताप खड़े हैं। कौन खड़े हैं? जबकि लोगों को लगता था कि उदय सिंह के मरने के बाद राजा कौन बनेंगे? प्रताप। और यदि प्रताप राजा बनेंगे तो प्रताप को अंतिम संस्कार में आना। तो जाके पूछा प्रताप से, भाई आप यहाँ क्यों खड़े हो? आपको तो राजा बनना है अगला। तो प्रताप ने कहा, भाई पिताजी मुझे राजा नहीं बना के गए। पिताजी राजा किसको बना के चले गए? जनता ने कहा नहीं, हम उदय सिंह जी की इस बात को स्वीकार करेंगे। हमारा राजा कैसा हो? महाराणा प्रताप। और उदय सिंह जी कौन होते हैं राजा बनाने वाले? मेवाड़ में राजा वो बनेगा इसको सलूम्बर का सामंत बनाएगा। मेवाड़ में राजा का राज तिलक कौन करेगा? और उस समय जो सलूम्बर के सामंत थे उनका नाम था कृष्णदास चुंडावत। क्या नाम था? चुंडा के वंशज थे इसलिए क्या कहलाए वो? चुंडा। और कृष्णदास चुंडावत ने कहा कि हाँ भाई पक्का राजा कौन होना चाहिए अपना? महाराणा प्रताप। वहां अंतिम संस्कार किया। महाराणा प्रताप कंधों पे बिठा के लाए, नारे लगाते हुए आए। आगे जगमाल साफा ओपा बांध के तैयार बैठा था। जगमाल को लगाते राजा किसको बनाएंगे? मुझे। लेकिन जगमाल ने कहा भाई नारा चेंज करो, हमारा राजा कैसा हो? राणा जगमाल जैसा। कृष्णदास चुंडावत ने जगमाल का हाथ पकड़ा, कुर्सी से नीचे उतारा और कुर्सी पर किसको बिठा दिया? तो महाराणा प्रताप का राज तिलक कौन करता है? कहां पे?
उदय सिंह की डेथ गोगुंदा हुई थी, गोगुंदा ही रहते थे, राज तिलक कहां पर होगा? गोगुंदा। लिखो, गोगुंदा में एट गोगुंदा, गोगुंदा में एट गोगुंदा सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने, कृष्णदास चुंडावत ऑफ सलूम्बर, सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने, कृष्णदास चुंडावत ऑफ सलूम्बर महाराणा प्रताप का राज तिलक किया था। कोरोनेटेड महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का राज तिलक किया था। कोरोनेटेड महाराणा प्रताप। आप जब आरएस का पेपर दोगे, आपके आरएस का रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट एकदम, आपने इंटरव्यू दे रखा है, फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हो, और रात को 11 बजे आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो राज तिलक तो हो गया आपका। अब आज के टाइम में आरएस अपने आप में राजा ही तो है, तो राज तिलक तो हो गया आपका। आप आतो आप दोस्तों को फोन करते हो कि भाई एसडीएम बन गया आपका, है ना। कोचिंग फोन करते हो कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है। घर वालों को फोन करते हो कि मेरा सिलेक्शन हो गया। घर वाले कहते हैं सिलेक्शन हो गया तो गाड़ी लेके तेरे को लेने के लिए आ रहे हैं। यही है, फटाफट अपने गांव आ जा। पर आप कहते हो नहीं, कल कल एक बार रुको, कल मैं दोस्तों से मिल लूं, कोचिंग जाके आ जाऊं, परसों में आ जाऊंगा, एक दिन छोड़ के आ जाऊंगा, यही होगा। अब आप 2 दिन बाद में गाँव जाते हो, गांव वाले बाकायदा गाड़ियां वाड़ियां लेके आते हैं आपको, आप हाथ हिलाते हुए चारों तरफ बहारो, फूल बरसाओ, हमारा आरएस बेटा आया है टाइप का फीलिंग होता है। घर वाले पार्टी देते हैं, क्योंकि आपने पहले मम्मी ने घोषणा कर रखी है कि जैसे बेटे का सिलेक्शन होगा बालाजी की सवामणी कर दूंगी, है ना, माता जी का जागरण लगवा देंगे, होता है ऐसा। तो मतलब आपका सिलेक्शन तो हो गया आज, और पार्टी होती है 4 दिन बाद, ऐसा ही तो था। या हाथों हाथ वही रात को 11 बजे आप कहते हो पार्टी, बुआ को और मामा को और सबको बुला, ऐसा नहीं होता ना। तो प्रताप राजा तो कहां बने? गोगुंदा। अब राजा की पार्टी भी तो देंगे, राजा बने, सेलिब्रेट तो करेंगे। राज तिलक का फंक्शन करते, किसका फंक्शन? अब राज तिलक का फंक्शन होता राजधानी में, कहां पर होता? भाई राजा तो जहां है वहीं बन जाएगा, लेकिन फंक्शन तो कहां करो? राजधानी। मेवाड़ वालों की राजधानी कौन सी? चित्तौड़गढ़। पर चित्तौड़गढ़ पे कब्जा किसने कर लिया? अकबर। तो संकटकालीन राजधानी। तो प्रताप का राज तिलक का फंक्शन का कहां पर हुआ था? देखो, कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक समारोह मनाया गया था। कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ प्रताप was celebrated at कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक समारोह मनाया गया था। कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ प्रताप was celebrated at कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक समारोह मनाया गया था। अब जब आप अपने घर पे जाके पार्टी दोगे, आरएस बनेगी, तो सबको बुलाओगे, मामा बुआ रिश्तेदार सबको बुलाओगे। तो प्रताप ने बुलाया, पास में मारवाड़ के पास रियासत पड़ती, सॉरी मेवाड़ के पास रियासत पड़ती मारवाड़, और मारवाड़ के राजा थे उस समय चंद्रसेन। कौन थे? बड़े राजा थे। महाराणा प्रताप की बहन की शादी हो रखी थी चंद्रसेन से, तो इनको तो बुलाएंगे। तो मारवाड़ के कौन से राजा ने उस फंक्शन में भाग लिया था? देखो, मारवाड़ के चंद्रसेन ने, चंद्रसेन ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के चंद्रसेन ने, चंद्रसेन ऑफ मारवाड़, इस राज तिलक समारोह में भाग लिया था। जॉइंट दिस कोरोनेशन सेरेमनी, इस राज तिलक समारोह में भाग लिया था। जॉइंट दिस कोरोनेशन सेरेमनी। इस राज तिलक समारोह में भाग लिया था। जॉइंट दिस कोरोनेशन सेरेमनी। अब इधर प्रताप राजा बने, उधर मुगल बादशाह कौन था? अकबर। तो अकबर ने उदय सिंह से तो युद्ध किया था, उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार, अकबर से किसी प्रकार की संधि नहीं की थी। तो अकबर को लगा क्या पता है, प्रताप अपने से संधि कर ले, प्रताप अपनी बात मान जाए। तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। कितने दूत? लिखो, प्रताप को समझाने के लिए, टू परस्यूएड प्रताप, प्रताप को समझाने के लिए, टू परस्यूएड प्रताप, अकबर ने 4 दूत भेजे थे। अकबर सेंट फॉर मैसेंजर्स, अकबर ने 4 दूत भेजे थे। अकबर सेंट फॉर मैसेंजर्स। लिख लो, चारों के नाम उतार रहा हूं मैं।
कौन कौन है बताओ देखे? जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। सबसे लास्ट में कौन है? ये अकबर का निर्मला सीतारमन था। क्या था अकबर का? वित्त मंत्री। क्या था? तो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था, वो कौन था? तो सबसे लास्ट में समझाने के लिए कौन आया था? तो उसने समझाया था महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप मत वित्त मंत्री हो, मुझे पता है अकबर के पास खूब सारा धन है और तुम्हारे पास इतना धन नहीं है, इसलिए यदि तुम अकबर से लड़ोगे तो इसमें तुम्हारा घाटा, उसका तो। लेकिन महाराणा प्रताप ने उसकी बात मानी। मान से सॉरी टोडरमल से पहले कौन है? भगवंत दास। कौन है? भगवंत। भगवंत दास आमेर के राजा थे। कहाँ के राजा? आमेर का, जो आज जयपुर का। दो आमेर के राजा कौन थे? भगवंत दास। उनसे पहले कौन है? ये भगवंत दास जी का बेटा है, मतलब आमेर का राजकुमार। तो आमेर की तरफ से दो लोग गए थे, पहले तो गया था राजकुमार, बाद में कौन गया था? राजा। एक सामान्य दूत और था, उसका नाम क्या है? जलाल खां कोरची। क्या नाम है? बोलो, चारों का नाम बोलो। कोरची तो 1572 में चला गया, जिस साल महाराणा प्रताप राजा बने थे। और बाकी तीनों कब गए थे? 1500। पहले कौन गया? बाद में कौन गया? कौन था? मानसिंह, आमेर का राजकुमार। फिर कौन गया? वो कौन थे? फिर कौन गया? वो कौन थे? चारों किस लिए गए? प्रताप को समझाने के लिए, या अकबर की तरफ से गए भाई अकबर से क्या कर ले? संधि। लेकिन महाराणा प्रताप ने इन चारों की बात स्वीकार, अकबर से संधि। तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब क्या होगा? युद्ध। और इस बार वही युद्ध हुआ जो आप तीसरी क्लास से पढ़ते हो, हल्दी घाटी। कौन सा युद्ध हुआ? लिखो। हल्दी घाटी है राजसमंद जिले में। कौन से जिले में?
उतार लिया। किस किस के बीच में युद्ध हो रहा है? महाराणा प्रताप और अकबर। प्रताप के सेनापति सलुम्बर वाले होंगे, और सलुम्बर के कौन थे? कृष्णदास चुंडाल। ग्वालियर के राजा महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए, ग्वालियर के राजा कौन थे? रामशाह तोमर। मैंने आपको कई बार बताया कि अफगानों के और मुगलों के बीच में आपस में बनती, क्योंकि मुगल बाबर था। बाबर जब भारत में आया तो किसको हरा था? वो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? अफगान। इसलिए अफगान नाराज हो गए थे मुगलों से, और अफगानों ने खानवा युद्ध में किसका साथ दिया था? सांगा का। यहाँ पे अफगानों का नेता कौन है? हकीम खान सूर। वो किसका साथ देने है? राणा पुंजा किसकी सेना लेके? मेवाड़ में भील जनजाति रहती है, तो भीलों की सेना लेके कौन है? अफगानों की सेना लेके, ग्वालियर की सेना लेके। और सलुम्बर से कौन है? प्रताप खुद लड़ ही रहे थे। अकबर इस युद्ध में खुद आया नहीं था, और मुगल बादशाह खुद लड़ने के लिए भी नहीं जाता था। अकबर ने अपने 2 सेनापति भेजे। कौन कौन? असफ खान और मान सिंह। मान सिंह को पहली बार इसी युद्ध में सेनापति बनाया गया था। इससे पहले मान सिंह को कभी भी किसी युद्ध में सेनापति बना के, हाँ युद्ध में चला गया होगा, लेकिन पहली बार सेनापति, पूरी सेना की बागडोर पहली बार सौंपी गई तो कौन से युद्ध में? लिखो मान सिंह के ब्रैकेट में, पहली बार स्वतंत्र सेनापति, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर, पहली बार स्वतंत्र सेनापति, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर। हल्दी घाटी वास्तव में पहाड़ियों के बीच की जगह है, दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, इनके बीच में जो जगह है यहां पर, उसका नाम क्या था? हल्दी घाटी। कहते महाराणा प्रताप ये जानते थे कि अपनी सेना कम है और मुगलों की सेना ज्यादा है, तो ये यहाँ पर अपनी लोकेशन लेके खड़े थे कि मुगलों की सेना जब इस घाटी के अंदर घुसेगी तो घाटी में पूरी सेना एक साथ आ नहीं सकती, और पूरी सेना नहीं आएगी तब हम अपने उनको मारेंगे। और मान सिंह ने जैसे ही घाटी में अपनी सेना घुसाई, मेवाड़ वाले आगे तैयार खड़े थे। उन्होंने शुरुआत का हमला इतना भयंकर किया कि मुगलों के साथ में उनका एक राइटर आया हुआ था, बदायूनी। कौन आया हुआ था? बदायूनी कहता है कि भाई साहब हम बनास नदी के पास में, यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? बनास। हम बनास नदी के पास में 5-6 मील वापस भागे थे, तो वापस कई दूर तक वो वापस भागे जाते बनास नदी के आसपास है, कि इसका मतलब उन्होंने घाटी से वापस बाहर निकले। वो अब बाहर निकले घाटी से तो यहाँ आके लड़े। ये जो यहाँ आके लड़े, ये मैदान है, इस मैदान का नाम है बादशाह बाग। क्या नाम है? तो पहले लड़ाई घाटी में भी, हल्दी घाटी के अंदर, बाद में लड़ाई मैदान में, और मैदान में कहां पर भी? बादशाह। कहते मैदान में जब आमने सामने की लड़ाई हुई तो महाराणा प्रताप ने मान सिंह को देखा। मान सिंह अपने हाथी पे बैठा हुआ था। मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? प्रताप अपने घोड़े पे थे, घोड़े का नाम चैतक। महाराणा प्रताप को लगा मेरी लड़ाई मुगलों के साथ है, आसफ खान का सेनापति आना कोई बड़ी बात नहीं, आसफ खान आएगा मुगलों की तरफ से, पर मान सिंह तो आमेर का राजकुमार है, ये क्यों लड़ने आया भाई मेरे से? पहले मान सिंह और भगवंत दास दोनों बाप बेटे समझाने के लिए आ गए, अब मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए आ गए, इनको बताता हूं। और कहते हैं महाराणा प्रताप अपना घोड़ा लेके किसकी तरफ जाते हैं? पर मान सिंह उनका मुख्य सेनापति अकेला तो खड़ा नहीं होगा, चारों तरफ आर्मी खड़ी है, पर महाराणा प्रताप उसको काटते पीटते एकदम पास पहुंच जाते हैं। वहां जहां मान सिंह अपने हाथी पर बैठ के लड़ रहा था, तो मान सिंह के ठीक सामने मान सिंह का एक बॉडीगार्ड खड़ा है, हट्टा कट्टा आदमी एकदम, बहलोल खान। कौन खड़ा है? डाकी टाइप का आदमी, घोड़े पे बैठा हुआ आगे। अब बहलोल खान को क्रॉस करे बिना मान सिंह के पास आप पहुंच ही नहीं सकते। कहते महाराणा प्रताप के एक हाथ में तो घोड़े की लगाम, लगाम समझ गए, रस्सी, एक हाथ में उनकी तलवार है, उस तलवार से उन्होंने बहलोल खान को तलवार मारी, बहलोल खान को बीच में से चीर दिया। एकदम 2 टुकड़े हुए बहलोल खान, आधा इधर और आधा। या तो महाभारत के युद्ध में भीम था, भीम ने जरासंध को मारा था। किसको? दोनों टांगे पकड़ी थी, चीर दिया था बीच में से। तो या तो जरासंध को बीच में से चीरा था किसने, या बहलोल खान को बीच में से चीरा था किसने? पर एक अंतर है, भीम ने जब जरासंध को चीरा तो दोनों हाथ लगाए, प्रताप का तो हाथ ही। जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, भीम कियो 2 भुजन थे पातल ने कर एक। कि जरासंध के और बहलोल खान के मारने में एक अंतर है, कि भीम ने जब जरासंध को मारा था दोनों हाथों का प्रयोग किया, लेकिन प्रताप ने तो हाथ ही। फिर प्रताप अपना भाला जो था वो मान सिंह पर मारते हैं। हाथी में जो बैठने की जगह होती है उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? मान सिंह उस होदे में नीचे हो जाता है, भाला उसके ऊपर से निकल जाता है। पर मान सिंह बड़ा समझदार सेनापति था, उसने अपने हाथी की सूंड के अंदर एक तलवार, एक चाकू लगा रखा था। चेतक, अच्छा जब आप घोड़े पे बैठ के हाथी पे मारोगे तो हाथी तो ऊंचा होता है, तो कहते चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे लगा दिए थे, तो चेतक काफी ऊंचा हो गया। ऊंचा हो गया तो महाराणा प्रताप ने भाला मार दिया। अब चेतक जब वापस उतार रहा था अपने पैर, तो उसके वो घोड़े के चाकू लगा हुआ था, आगे वाले दोनों खुर कट गए उसके। खुर समझते हो? खुर कट गए। अपने नाखून काटते हैं जब, और नाखून थोड़ा एक्स्ट्रा कट जाए तो 3 दिन तक ऐसे खाना खाते हैं, उस अंगुली को साइड में छोड़ के,
है, और सर्दियों के दिनों रजाई में भी थोड़ी सी अंगुली लग जाए तो भाई साहब नींद उड़ जाती है। तो बेचारे घोड़े के जब दोनों पैर ही कट के आगे से, क्या घोड़ा चल पाएगा? महाराणा प्रताप लगा घोड़े क्या हो गया, चल नहीं पा रहा है। उन्होंने देखा कि भाई घोड़े के तो पैर ही कट गए, तो अपने घोड़े को बाहर लेके जाते हैं। मेवाड़ में रिवाज था कि राजा किसी भी वजह से बाहर जाए तो राजा की जगह सादड़ी का झाला लड़ेगा। कौन लड़ेगा? जब सांगा बाहर गया था सादड़ी का झाला था अज्जा। कौन था? अज्जा। इस बार प्रताप जब बाहर गए तो सादड़ी का झाला था बिद्दा। कौन था? या झाला बिद्दा, या उसी का एक नाम और मिलता है अपने को, झाला मान। क्या क्या नाम मिलते हैं बताओ देखिए? झाला बिद्दा या झाला। उन्होंने बाद में युद्ध को लीड किया। लिखो, चेतक के घायल होने के कारण, ड्यू टू इंजरी ऑफ चेतक, चेतक के घायल होने के कारण, ड्यू टू इंजरी ऑफ चेतक, प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। प्रताप हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। प्रताप हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। प्रताप हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। अतः झाला बिद्दा ने युद्ध का नेतृत्व किया। आगे लिख लेना मान। अतः झाला बिद्दा ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो झाला बिद्दा लेड बैटल। अतः झाला बिद्दा ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो झाला बिद्दा लेड बैटल। मान सिंह के रासब खान के जल्दी समझ में आ गई कि पार पड़ेगी नहीं, वो अपनी सेना पीछे हटा लेते हैं और मान सिंह और रासब खान यहां से वापस चले गए गोगुंदा। कहां चले गए? लेकिन वो डरी हुई सेना इतनी भयंकर थी कि गोगुंदा में भी रात को पूरी रात जागते सोए रहे और पहरा लगाया कि रात को महाराणा प्रताप अटैक करके फिर मारेंगे अपने को। फिर मुगलों के साथ समस्या ये हुई कि मुगलों की चारों तरफ से सप्लाई कट कर दी गई। सेना पड़ी रहेगी तो खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, मुगलों को खाने पीने का सामान भी कुछ मिल ही नहीं रहा था, अपने घोड़े मार मार के खाए थे और कुछ है ही नहीं आपके पास खाने के लिए। फिर जैसे तैसे इनकी सेना वापस आती है, वापस जाती है तो अकबर से मिलते हैं अजमेर में जाके। अकबर ने पूछा कि हाँ भाई महाराणा प्रताप को मार दिया? उनका सॉरी सर। तो पकड़ के लाए महाराणा प्रताप? उनका सॉरी सर। तो हरा क्या है? उनका सॉरी सर। तो संधि कर ली उसे? सॉरी सर। तो क्या सोचकर आए थे कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा? और उसने मान सिंह आसफ खान कहा कि आज के बाद दोनों मेरे दरबार में दिख गए तो देख लेना, भगे सब, आज के बाद दरबार में नहीं आओगे। अरे सर बात तो सुनो हमारी। पुरुष ने कहा नहीं, और तुम नहीं पकड़ पाए, तुम नहीं हरा पाए, तुम नहीं संधि करवा पाए, अकबर खुद जाएगा और अकबर खुद महाराणा प्रताप को पकड़ के लाएगा। ठीक है तुम देख लो। लिखो, मानसिंह तथा आसफ खान, मानसिंह एंड आसफ खान, प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहे। फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर्स डिपेंडेंट। प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहे। फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर्स डिपेंडेंट। प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहे। फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर्स डिपेंडेंट। फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर्स डिपेंडेंट। अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहे, अतः अकबर ने इनका दरबार में आना बंद करवा दिया था। सो अकबर बैंड देयर एंट्री इन हिज कोर्ट। अतः अकबर ने इनका दरबार में आना बंद करवा दिया था। सो अकबर बैंड देयर एंट्री इन हिज कोर्ट। अतः अकबर ने इनका दरबार में आना बंद करवा दिया था। अब अकबर खुद आया। तो जून में तो अटैक किया था मानसिंह आसफ खान ने, और अकबर खुद आ गया था अक्टूबर में। कब आ गया था? लिखो, अक्टूबर 1576 ईस्वी में। लाइन चेंज करके लिखना, अक्टूबर 1576 ईस्वी में। इन अक्टूबर 1576 एडी, अक्टूबर 1576 ईस्वी में, इन अक्टूबर 1576 एडी, अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कर देता। अकबर हिमसेल्फ अटैक्ड ऑन मेवाड़। इसका मतलब बादशाह की मिर्ची तो खूब ही लगी। अकबर खुद बादशाह कभी जाता ही नहीं था। इस बार बादशाह ने कहा मैं बताता हूं कैसे पकड़ना। अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अकबर हिमसेल्फ अटैक्ड ऑन मेवाड़।
प्रताप ये जानते थे, इन्होंने पहले ही पूरी पब्लिक को शिफ्ट किया पहाड़ों में, अपने राशन पानी शिफ्ट किया पहाड़ों में, हथियार लेके बैठ गए पहाड़ों में, अकबर को पहाड़ों में आओ, आएगा तब लड़ेंगे। अकबर जाता है उदयपुर। कहां जाता है? और उदयपुर पे कब्जा करता है, और उदयपुर पे कब्जा करके अपनी सेना को कहता है कि जाओ महाराणा प्रताप को पकड़ के लाओ। सेना उदयपुर से जाती है, मार खा के वापस आ जाती है, क्योंकि पहाड़ों की लोकेशन उनको पता नहीं, पहाड़ों के रास्ते उनको पता नहीं। सबसे बड़ी बात, पहाड़ों में बड़ी सेना जा ही नहीं सकती, छोटी छोटी टुकड़ियों को जाना पड़ेगा, छोटी छोटी टुकड़ियों को जाता तब वो मारते उनको वहां पे। अकबर को वापस आया कि साहब नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, कल वापस ट्राई करना। कई दिन अकबर बैठा रहा। अकबर ने फाइनली एक दिन सेना से पूछा, अरे यार क्या कारण है यार, हम मुगल हैं मुगल, और हम नहीं जीत पा रहे। सैनिकों ने कहा सर हम मुगल हैं, गूगल थोड़ी है, अंदर की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। था अकबर की समझ में आ गई कि यहाँ पार पड़ेगी। तो अकबर उदयपुर पे कब्जा कर ही रखा था उसने, वो उदयपुर का नाम बदल देता है, नाम बदल करता है मोहम्मदाबाद। क्या करता है? और अपने 2 सेनापतियों को यहाँ पे छोड़ के चला जाता है। एक सेनापति तो मान सिंह का अंकल है, जगन्नाथ कछवाहा। क्या नाम था? तो उसने जगन्नाथ कछवाहा कहा भाई संभाल, तू संभाल। एक तो प्रताप को पकड़ के ला, उसने कहा हाँ साहब हम लाते हैं, आप चलो। और एक सेनापति उसका नाम है सैयद फखरुद्दीन। क्या नाम है? तो कौन कौन से 2 सेनापति छोड़े गए? कहां छोड़े गए? उदयपुर। और उदयपुर का नाम बदल क्या कर दिया था? लिखो, अकबर ने उदयपुर पर अधिकार किया, अकबर कैप्चर्ड उदयपुर, अकबर ने उदयपुर पर अधिकार किया, अकबर कैप्चर्ड उदयपुर, तथा इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था, एंड रीनेम्ड इट एज मोहम्मदाबाद, तथा इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था, एंड रीनेम्ड इट एज मोहम्मदाबाद, तथा इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था, तथा इसे जगन्नाथ कछवाहा व सैयद फखरुद्दीन को सौंप दिया, एंड हैंडेड ओवर इट टू जगन्नाथ कछवाहा एंड सैयद फखरुद्दीन, तथा इसे जगन्नाथ कछवाहा व सैयद फखरुद्दीन को सौंप दिया था, एंड हैंडेड ओवर इट टू जगन्नाथ कछवाहा एंड सैयद फखरुद्दीन, तथा इसे जगन्नाथ कछवाहा व सैयद फखरुद्दीन को सौंप दिया था, एंड हैंडेड ओवर इट टू जगन्नाथ कछवाहा एंड सैयद फखरुद्दीन। अकबर वापस गया तो आगे मान सिंह और आसफ खान तैयार खड़े थे। उनका अच्छा पकड़ लाया क्या? वो जो पीछे आ रहा है वो महाराणा प्रताप है क्या? अकबर ने कहा कल से चुपचाप दोनों दरबार में आ जाना। उसने कहा था हमने पहले ही कहा था यार वहां पार पड़ेगी, पर अकबर ने सेनापति चेंज किया। अकबर को लगा क्या पता नया सेनापति जाए तो जीत के। इस बार सेनापति भेजा गया शाहबाज खान। कौन भेजा गया? शाहबाज खान को भेजा गया, और शाहबाज खान कहा कि जाओ प्रताप को पकड़ के लाओ, और यदि प्रताप नहीं पकड़ा गया तो मेरे को मुंह मत दिखाना, वापस आ गए। उसने कहा डन, मैं जाता हूं। फिर उसने कुंभलगढ़ पर 3 अटैक किए। कहां पर? उस समय प्रताप कहां पर बैठे थे? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ पे 3 अटैक करता वो, 77 में, 78 में और 79 में। कब कब बताओ? किसने अटैक किए? कहां पे अटैक किए? किसको पकड़ने के लिए? फिर वो पंजाब चला गया। मुंह नहीं दिखाना था ना। देखो, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, मुगल कमांडर शाहबाज खान, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, लिख लिया अपने? रजिस्टर है तेरे पास? है रजिस्टर? है रजिस्ट्री नहीं है? अरे डेमो तो मैं लूंगा तेरा, अभी तेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा? तू क्या लेगा मेरा डेमो? रजिस्टर नहीं है? रजिस्टर है कोई? नहीं है? दे इसको 2 पन्ने दे अपने। बेटा बेटा कुछ तो लिखे यार, ऐसे डेमो कैसे लेगा? तेरे पास है? रुक जा, तेरे पास है पन्ने? हाँ इसके पास पड़े, तू मत फाड़। वो दे दे अपने, इसके नीचे वाला कुछ होगा, चल है इसके पास। ला रजिस्टर और दे रहे हैं तेरे को, बोल। हम कोचिंग वाले तेरे को जाने नहीं देंगे, सब कुछ देंगे। फीस नहीं यार रुकनी चाहिए किसी प्रकार से, आया हुआ आदमी निकलना नहीं चाहिए ऐसा। पेन दो इसको, ऐसे थोड़ी होता है यार। हाँ लो पेन, बोलो। देख हमने कई यूं गुर्गे बिठा रखे हमारे।
ये हमारे तैयार किए हुए हैं, है ना। तू बाहर जाएगा, इनसे पूछेगा पढ़ाई कैसी होती है, सब कहेगा जोरदार, मजा आ जाता है। इनको थोड़ा 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 लालच दे रखा है हमने। अब लिख, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, लिख। हाँ, जुआरी भी दें इसको, जमाई थोड़ी है ये। तो ऐसे बोल रहा है, इसको लगेगा तेरे को तो मिली थी। मुगल सेनापति, दो दो तीन तीन पेन नहीं देने। हाँ, ये लड़का है। पुरुषों के पास पेन एक ही भाई साहब, लड़के सब एक ही पेन लेके आएंगे। ये लड़कियों का काम है 10-12 पेन लेके आने। लाल, पीले, हरे, नीले, काले, दुनिया में जितने रंग हो सकते हैं उन सारे रंगों के पेन लेके आने। लड़के सब कितने पेन लाएंगे? और यदि कोई लड़का 5-7 पेन लेके आता है तो उसमें लड़की बनने के गुण विकसित होते जा रहे हैं। तो अपने आप को जाके चेक करवाए भाई साहब। कौन कौन लाता है तुम्हारे में से? कोई हाथ नहीं खड़क रहा। छुपा लिए। वो कह रहा है मत, लड़कियों के लिए लाता हूं, कोई चाहिए तो किसी के लिए। मेरे लिए लाता ही नहीं, मेरे नहीं है सर, इनके ही है, इनके ही है। कल मेरे बैग में आ गए थे, मेरे नहीं है ये तो। चलो, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, मुगल कमांडर शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए थे। अटैक 3 टाइम्स ऑन कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए थे। अटैक 3 टाइम्स ऑन कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए थे। अटैक 3 टाइम्स ऑन कुंभलगढ़। लिख लो ब्रैकेट में कब कब किए। कब कब किए बताओ देखे। 1577, 1578 और 1500। याद रखना ना, ये भी पूछते हैं कितनी बार किए थे, तो कितनी बार किए थे? कौन से किले पे, कौन से सेनापति ने? एक बार प्रताप को जरूर लगातार पार नहीं पड़ेगी तो कुंभलगढ़ खाली करके चले गए थे। शाहबाज खान कुंभलगढ़ पे कब्जा भी करता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ वापस खाली करवा लिया और शाहबाज खान को यहाँ से निकाल दिया। तो याद रखना, शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अटैक किए थे। कहां किए थे? इससे पार नहीं पड़ी तो अकबर ने फिर सेनापति चेंज किया। इस बार सेनापति नए भेजे गए, अब्दुल रहीम खान खाना। किसको भेजा गया? एक हेडिंग डालो। अकबर के एक नए सेनापति आए हैं। सेनापति का नाम है अब्दुल रहीम। क्या नाम है? खाने खाना तो उपाधि होती थी। अब्दुल रहीम वही है जो बचपन से आपने दोहे पढ़े। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पढ़ा आपने? तो रहीम जी जो प्रेम व्रेम की बातें करते, अकबर ने कहा जाओ तलवार चलाओ। रहीम जी ने कहा यार अपने फालतू में लड़ाई वड़ाई करनी। रहीम जी आके बैठ गए शेरपुर। कहां बैठ गए? शेरपुर उदयपुर में एक जगह, वहां पर अपनी लोकेशन ले ली, बैठ गए और उन्होंने प्रताप पर कोई हमला, और अकबर को थोड़े दिन में लेटर लिख के भेजते, हमने प्रताप पर हमला किया लेकिन वह हाथ नहीं आया। थोड़े दिन वापस गए, इस बार तो एकदम नजदीक ही पहुंच गए थे लेकिन पार पड़ी। अकबर कहता कोई बात, वेल डन बॉयज, वेल डन, लगे रहो। क्योंकि अकबर ये तो कह नहीं सकता ना हाथ क्यों नहीं आए, क्योंकि यदि अकबर ये कहते हाथ क्यों नहीं आए तो रहीम जी वापस लेटर लिख के पूछ ले, भाई मान सिंह, आसफ खान, तू खुद और शाहबाज खान चारों मिलके बता दो कैसे हाथ आते हैं, तो हम तो पकड़ लेंगे। तो अकबर बेचारा क्या कर सकता था। अब रहीम जी क्या करते हैं बैठे बैठे, दिन में करते शिकार, शाम को शिकार खा के सो जाते हैं अपने। एक दिन महाराणा प्रताप का बेटा, उसका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? वो उधर चला गया जिधर रहीम जी रुके हुए थे। देखा गया यार मुगलों के कैंप सुनने पड़े, कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा। जाके आवाज लगे रहीम जी कहां पर है। अंदर से महिलाओं की आवाज आई। बड़े सेनापति लंबे दौरे पर आते तो परिवार साथ में लाते। महिलाओं की आवाज आई कि भाई रहीम जी तो शिकार करने के लिए गए हुए। उसने कहा घर पे कोई पुरुष है तो बाहर भेजो, मुझे बातचीत करनी है। उसने कहा पुरुष तो कोई नहीं है। उसने कहा सच्ची? तुम आ जाओ सारी बाहर। लाइन बनाओ एक लाइन में सीधी, चलो यहां से। वो सब महिलाओं को गिरफ्तार करके लेके आ गया। किसके परिवार की? कौन गिरफ्तार करके लाया? आगे महाराणा प्रताप खड़े, उन्होंने देखा कि अमर सिंह आ रहा है, पीछे पीछे महिलाएं बेचारी रोती भी आती है, आ रही है कि डाकी कहां लेके जा रहा है हमें। और वो कह रहा लाइन में सीधा, इधर नहीं। महाराणा प्रताप पूछा कौन है ये?
कि पिताजी छोड़ो आप, मैं देख लूंगा मेरे साथ। अरे है कौन ये तो बता। उसने कहा वो रहीम जी है ना। हाँ, वो शिकार करने के लिए गए थे, तो मैं कर लाया आज। मारना पड़ा, पता चला उनका नहीं, ये गलत बात है। युद्ध पुरुषों के साथ होता है, उसमें महिलाओं और बच्चों को बीच में लाना। उन महिलाओं को कहा कि तुम मेरी धर्म बहन हो, तुम मेरी बहन हो, बहन के समान हो, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता। तुम अभी तुम्हारे घर जाओगी, नाश्ता पानी करो, आराम से जाओगी तुम। उनको नाश्ता पानी करवाया, उनको घर भेजा, रहीम जी को लेटर लिख के भेजा कि रहीम जी आज ऐसा हुआ है, दोबारा से ऐसा कभी भी होगा नहीं, हम युद्ध के मैदान में महिलाओं और बच्चों को कभी भी बीच में लाएंगे। रहीम जी ने उस दिन कहा था कि मैं नहीं जानता ये मुगलिया सल्तनत कितने वर्षों तक रहेगी, मैं नहीं जानता ये अकबर का राज कब तक रहेगा। हे महाराणा प्रताप, इस धरती पर तुम सदैव सदैव याद किए जाओगे। व्यक्ति अपने नैतिक चरित्र से महान बनता है। किसे महान बनता है? युद्ध किए होंगे, बड़े बड़े महारथी भी होंगे, लोग जीते भी होंगे, लोग हारे भी होंगे, लेकिन महाराणा प्रताप वह शख्स है जिसको वह आदमी भी जानता है जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। यदि आप किसी गांव के किसी आदमी जाके पूछोगे तुम अल्लट को जानते हो क्या, कौन सा अल्लट है? नहीं है ना। आप जाके पूछो महाराणा प्रताप, कुछ ना कुछ तो बता ही देगा, एक दो लाइन बता देगा, किसी को दोहे हुए आते तो दोहे सुना देगा। आप कभी इस बात को सोचिए कि सांगा के घोड़े का नाम क्या था? सांगा घोड़े का नाम, कोई तो घोड़ा तो होगा ना सांगा के पास, पैदल थोड़ी चलता था। कुंभा का, बापा रावल का, प्रताप का? मैंने तो पढ़ाया भी नहीं तुम्हें अभी तक, कहीं नहीं लिखवाया। पर आपको सर ये तो पहले से ही पता था। मतलब उसका घोड़ा भी फेमस हुआ है, और इतना फेमस हुआ है कि पुलिस वालों की गाड़ी का नाम, इतना फेमस हुआ कि भारत में कंपनी स्कूटर बनाती है अपना नाम। एक आदमी ने प्रताप को लाके पैसे दिए, उस आदमी का नाम था भामासा। उस आदमी का नाम क्या था? हम आज दिन तक जो दानवीर होता है उसको क्या कहते हैं? है ना। तो कई बार कोई चीजें इतनी फेमस हो जाती है कि वो बाउंड्री क्रॉस कर जाती है, उसके अंदर महाराणा प्रताप है। तो इन छोटी छोटी चीजों से महान है कि महिलाओं का सम्मान किया, उन महिलाओं को ससम्मान वापस भेजा। लिखो, अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। अमर सिंह अरेस्टेड क्वींस ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम। अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। अमर सिंह अरेस्टेड क्वींस ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम, या बेगम्स ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम। मुगल सेनापति अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया था। अमर सिंह अरेस्टेड क्वींस ऑफ मुगल कमांडर अब्दुल रहीम। लेकिन प्रताप ने इन्हें सम्मान वापस पहुंचाया था। बट प्रताप सेंट देम बैक विद रिस्पेक्ट। लेकिन प्रताप ने उन्हें सम्मान वापस पहुंचाया था। बट प्रताप सेंट देम बैक विद रिस्पेक्ट। लेकिन प्रताप ने उन्हें सम्मान वापस पहुंचाया था। बट प्रताप सेंट देम बैक विद रिस्पेक्ट। प्रताप ने उनको सम्मान। ये बात पता चली अकबर को। अकबर ने कहा रहीम जी वापस आ जाओ, लुगाइयां तो संभल ही नहीं रही आपसे, प्रताप को तो क्या ही पकड़ के लाओगे। और अकबर ने एक नया सेनापति भेजा, सुल्तान खान। कौन भेजा? अकबर का अंकल था, पर यहाँ जोरदार सेनापति था। सुल्तान खान जाओ और जाके पकड़ के लाओ। सुल्तान खान आया, सुल्तान खान ने आगे पूछा कि अरे भाई पकड़ क्यों नहीं पा रहे, दिक्कत क्या है? जैसे पहाड़ों में बैठे और पहाड़ों में अपने जाते हैं तब अपनी पार पड़ती नहीं, अपने को लोकेशन नहीं पता है, तो पहाड़ों के अंदर उनका खाना पीना, पहाड़ों में उनके हथियार, तो कहा वो तो बाहर रास्ते हैं तो इनके लोग बाहर से लेके आ जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के राज्य इनको सहायता पहुंचा देते हैं। उसने कहा कौन कौन से रास्ते हैं जो पहाड़ों में जाते हैं? कहा 4 रास्ते हैं। कहां कहां पे? एक उदयपुर में एक रास्ता निकलता है देबारी की तरफ से। किधर से? एक डूंगरपुर से रास्ता निकलता है देवल की तरफ से। कहां से? एक पाली की तरफ से रास्ता आता है देसुरी की तरफ से। किधर से? और एक राजसमंद की तरफ से रास्ता आता है दिवेर की तरफ से। कौन कौन सी 4 जगह बताओ? 4D। 4D। देबारी, देवल, देबारी पड़ता है उदयपुर में, देवल पड़ता है डूंगरपुर में, देसुरी पड़ता है पाली में, और दिवेर कहां पड़ता है? ये वो 4 जगह है जहां से प्रताप को अंदर सप्लाई पहुंचती है। इसने कहा चारों जगह रोक दो।
तूने चारों जगह अपनी सेना लगा दी। कहां कहां पे? तो उसने कितने मिलिट्री कैंप लगाए? 4। लिखो, मुगल सेनापति सुल्तान खान ने, मुगल कमांडर सुल्तान खान, मुगल सेनापति सुल्तान खान ने, मुगल कमांडर सुल्तान खान चार सैनिक शिविर स्थापित किए थे, एस्टैब्लिश्ड 4 मिलिट्री कैंप्स। 4 सैनिक शिविर स्थापित किए थे, एस्टैब्लिश्ड 4 मिलिट्री कैंप्स। 4 सैनिक शिविर स्थापित किए थे, एस्टैब्लिश्ड 4 मिलिट्री कैंप्स। 4 सैनिक शिविर स्थापित थे। कौन कौन से उतार लो, चारों के नाम लिख लो। कौन कौन से बताओ देखे? देबारी, देवल, देसुरी, दिवेर। देबारी कहां पे? उदयपुर। देवल कहां पे? डूंगरपुर। देसुरी कहां पर? पाली। और दिवेर कहां पर? अब महाराणा प्रताप की सप्लाई क्या हो गई? बंद। अंदर बैठे हैं, अब अंदर का माल तो खत्म होना है, सप्लाई तो वापस लेनी पड़ेगी अपने को। सप्लाई आई कहां से भाई साहब? रास्ते सारे बंद है। तो दशहरे का त्योहार आया। कौन सा? और दशहरे पे अपने हथियारों की पूजा करते हैं। हथियारों की पूजा के बाद में होता था कि हथियार, तलवार म्यान में तभी जाएगी जब तलवार पर खून लगेगा। तलवार पर, तो तलवार पे खून दुश्मन का ही लगे, खुद का तो क्यों लगे? तो महाराणा प्रताप ने सबने मीटिंग की कि हमला किया जाए और मुगलों का एक कैंप उड़ा दिया जाए। 4 कैंप है, एक कैंप उड़ाते, एक तो युद्ध जीत लेंगे, वहां से मुगलों की सेना भाग जाएगी, वो रास्ता खुल जाएगा। रास्ता खुल जाएगा तो वहां से मंगवा लेंगे, अपने सप्लाई मंगवा लेंगे। तो कहां हमला करें? तो सबने कहा भाई देबारी पे करो, किसी ने कहा देसुरी पे करो, किसी ने कहा देवल पे करो, किसी ने ये नहीं कहा दिवेर पे करो। कहां पे करो? महाराणा प्रताप ने कहा दिवेर पे क्यों नहीं करना? कि दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है और दिवेर में उनकी सेना सबसे अधिक है, इसलिए दिवेर में वो हारेंगे नहीं। तो महाराणा प्रताप ने कहा अपने को जब ये लग रहा है, अपने ये सोच रहे हैं कि दिवेर पर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि दिवेर में अपने जीतेंगे, तो मुगल भी तो यही सोच रहे होंगे कि वो दिवेर पर हमला नहीं करेंगे, बाकी सब जगह हमला करेंगे क्योंकि दिवेर पर वो जीतेंगे, तो दिवेर पे ही करते हैं। वो भी तो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर है। तो उनका साहब दिवेर में थोड़ा रिस्क है। महाराणा प्रताप ने कहा रिस्क है तो देखो दिवेर का युद्ध, हमला कहां किया था? कौन सा युद्ध है? और भाई साहब गजब बड़ा युद्ध है। हल्दी घाटी के 6 साल बाद में 1582 में दिवेर मुगलों की पूरी फौज ही मार दी थी। सर्जिकल स्ट्राइक है, जाने नहीं दिया। अचानक हमला हुआ तो किसी को जाने का मौका नहीं मिला। अमर सिंह सुल्तान खान के भाला मारता है तो आर पार निकालता है सुल्तान खान के भाला। देखो, इस युद्ध में प्रताप ने मुगल सेना को हराया। प्रताप डिफीटेड मुगल आर्मी इन दिस बैटल। इस युद्ध में प्रताप ने मुगल सेना को हराया। प्रताप डिफीटेड मुगल आर्मी इन दिस बैटल। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया। अमर सिंह किल्ड मुगल कमांडर सुल्तान खान। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया। अमर सिंह किल्ड मुगल कमांडर सुल्तान खान। जेम्स टोड इस युद्ध को कहता है मेवाड़ का मैराथन। क्या कहता है? क्यों कहता है मैं बता दूंगा, एक बार लिखो। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। जेम्स टोड कॉल्ड दिस बैटल इज मैराथन ऑफ मेवाड़। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। जेम्स टोड कॉल्ड दिस बैटल इज मैराथन ऑफ मेवाड़।
जेम्सटोड ने इस युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। पढ़ेंगे अपने, थोड़ी देर बाद देखेंगे मैराथन क्या, एक बार याद करो केवल। क्या कहा इस युद्ध को? मेवाड़ का। इस युद्ध के बाद अब मुगलों की हिम्मत नहीं हुई कि कोई अटैक करे। अकबर ने कहा कोई तो होगा जो अटैक कर सकता है। फिर एक बंदे ने हाँ भरी, साहब मैं जाऊंगा लो प्रताप को पकड़ने के लिए। वो वही मानसिंह वाला अंकल है, जगन्नाथ कछवाहा। तो नया अटैक कब होता है इस बार? 1585। नया सेनापति कौन आता है? जगन्नाथ कछवाहा। लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। 1585 ईस्वी में, इन 1585 एडी, 1585 ईस्वी में, इन 1585 एडी, जगन्नाथ कछवाहा ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। जगन्नाथ कछवाहा अटैक्ड ऑन मेवाड़। जगन्नाथ कछवाहा ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। जगन्नाथ कछवाहा अटैक्ड ऑन मेवाड़। पर जगन्नाथ कछवाहा भी हारा तो ये समझ में आ गया कि प्रताप खिलाफ पार पड़ेगी नहीं। वो जिन तरीकों से लड़ रहे हैं उन तरीकों से मुगल उनसे जीत पाएंगे नहीं। तो अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम हमला यही है। कब हुआ? किसके द्वारा? लिखो, यह अकबर का प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। इट वॉज लास्ट अटैक ऑफ अकबर ऑन प्रताप। यह अकबर का प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। इट वॉज लास्ट अटैक ऑफ अकबर ऑन प्रताप। यह अकबर का प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। किसने किया? जगन्नाथ कछवाहा ने। किस पर? महाराणा पर। कब किया? उसके बाद महाराणा प्रताप की डेथ हुई है 97 में। कब हुई है? अंतिम अटैक कब हुआ है? 1585। अगले 12 साल तक अकबर ने महाराणा प्रताप पर कोई अटैक। अच्छा, ये भी नहीं कि 12 साल में अकबर साधु बन गया हो। अकबर ने अफगानिस्तान पर अटैक किया है, कश्मीर पर अटैक किया है, पंजाब पर अटैक किया है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अटैक किया है, दक्षिण भारत पर अटैक किया है। मतलब पूरे भारत में अकबर अटैक कर रहा है, लेकिन मेवाड़ पर उसका कोई अटैक। क्यों भाई, ऐसा क्या है? क्योंकि अकबर समझदार है। उसके समझ में आ गया था कि आरएस में सिलेक्शन होगा। उसने पटवारी ग्राम सेवक सारे दिए, आरएस का एग्जाम दोबारा उसने दिया नहीं दिया। अच्छा, 1597 में महाराणा प्रताप की डेथ होती है और महाराणा प्रताप के बेटे राजा बनते हैं अमर सिंह। अकबर वापस अटैक कर देता है। इसका मतलब आदमी का खौफ तो भयंकर ही था। कि इन 12 साल में अकबर की तरफ से कोई अटैक है? वो हिंदुस्तान का बादशाह जो पूरे हिंदुस्तान पर अटैक कर रहा है, ऐसा क्या है कि दिल्ली के नाक के ठीक नीचे मेवाड़ पड़ा है और आपकी 12 साल तक अटैक करने की हिम्मत नहीं हुई? क्या 12 साल तक शांति बैठे रहे? अब जब ये 12 साल का टाइम मिला प्रताप को, तो प्रताप पहाड़ों से वापस बाहर आए और अपनी एक नई राजधानी बनाई, चावंड। कहां पर बनाई? लिखो, प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। उदयपुर में जगह पड़ती है चावंड है। प्रताप ने उदयपुर को अपनी चावंड को अपनी राजधानी बनाया। प्रताप मेड चावंड एज हिज कैपिटल। चावंड को अपनी राजधानी बनाया। वहां पर बैठ के उन्होंने कहा, भाई जो इलाके मुगलों के पास चले गए, भाई जब ये पहाड़ों में बैठे थे तो मैदानों में किसने कब्जे कर लिए? मुगलों ने। वो वापस छुड़वाए जाए। उदयपुर पे कब्जा, गोगुंदा पे कब्जा, जो जो कब्जे थे वो कब्जे छुड़वाए। फाइनली प्रताप 2 कब्जे नहीं छुड़वा पाए थे, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़। कौन कौन से? बाकी सारे कब्जे उन्होंने छुड़वा दिए थे। लिखो, चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर, एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़ एंड मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर, एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़ एंड मांडलगढ़, प्रताप ने शेष मेवाड़ पर, या प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। लिखो, प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। प्रताप रिकैप्चर्ड एंटायर मेवाड़। प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। प्रताप रिकैप्चर्ड एंटायर मेवाड़। प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। प्रताप रिकैप्चर्ड एंटायर मेवाड़। कब कर लिया अधिकार? 1585 के बाद। 2 किलो पर नहीं कब्जा कर पाए थे। कौन कौन से? वो उनकी तैयारी कर ही रहे थे। तभी 19 जनवरी 1597 को, कब की बात है? चावंड में प्रताप की डेथ हो गई थी। लिखो,
19 जनवरी 1597 ईस्वी को और 19 जनवरी 1597 एडी। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 19 जनवरी 1597 एडी चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई थी। प्रताप डाइड एट चावंड। चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई थी। वहीं पास में प्रताप की छतरी बनी हुई है बांडोली में। कहां पे? चावंड के पास एक जगह पड़ती है, लिखो प्रताप की छतरी, सेनेट ऑफ प्रताप। प्रताप की छतरी कहां पर बनी हुई है? बांडोली। बांडोली कहां पर है? उदयपुर। 8 खंभों की छतरी है, लिख लो ब्रैकेट में 8 खंबे, 8 पिलर्स। कितने खंभों की छतरी है? अब प्रताप चावंड तो बाद में आए थे। अच्छा, चेतक की भी डेथ हो गई थी ना हल्दीघाटी वाले युद्ध में। चेतक की छतरी बनी हुई है बलीचा में, लिख लो, ये भी यहीं पे लिख लो, चेतक की छतरी बलीचा। बलीचा राजसमंद में, सेनेट ऑफ चेतक। चेतक की छतरी बलीचा। बलीचा कहां पर है? राजसमंद। भाई हल्दीघाटी के पास में, हल्दीघाटी कहां पर है? राजसमंद। तो बलीचा भी कहां पर होगा? राज। अच्छा, चावंड तो प्रताप बाद में, पहले तो पहाड़ों में रहते। जब पहाड़ों में रहते थे तब प्रताप की राजधानी कौन सी थी? तब थी आवरगढ़। कौन सी थी? हेडिंग डालो एक, आवरगढ़, उदयपुर में। देखो आवरगढ़। लिखो प्रताप की अस्थायी राजधानी, टेम्पररी कैपिटल ऑफ प्रताप। प्रताप की अस्थायी राजधानी, टेम्पररी कैपिटल ऑफ प्रताप। प्रताप की अस्थायी राजधानी, टेम्पररी कैपिटल ऑफ प्रताप। एक हेडिंग डालो, मायरा की गुफा। उदयपुर में मायरा की गुफा, मायराज के। यहां महाराणा प्रताप अपने हथियार रखते थे। लिखो प्रताप का शस्त्रागार, आर्मरी ऑफ प्रताप। प्रताप का शस्त्रागार, आर्मरी ऑफ प्रताप। दो भाइयों ने प्रताप को लाके अपना धन दिया था, भामाशाह और ताराचंद। कौन कौन है? लिखो, हेडिंग डालो, भामाशाह तथा ताराचंद। भामाशाह और ताराचंद। इन्होंने प्रताप से गांव में मुलाकात की थी, दोनों भाइयों ने चूलिया। कौन से गांव में? पाली में जगह पड़ती है अपने। और यहां पे प्रताप को इतने रुपए ला के दिए थे कि प्रताप 25,000 फौजी, कितने फौजी? 12 साल तक रख सकते हैं। कितने फौजी? कितने साल तक? इतने रुपए किसने ला के दिए? कौन से गांव में मिलके? चूलिया। कहां पे? तो प्रताप ने भामाशाह को अपना बनाया था प्रधानमंत्री। क्या बनाया था? पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे महाराणा प्रताप के, उनका नाम था रामा महासाहनी। क्या नाम था? लेकिन फिर रामा महासाहनी को हटा के प्रधानमंत्री कौन बना दिए गए? कौन बना दिए गए? भारमल को कहा, सॉरी भारमल कह रहे, भामाशाह को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहा जाता है? क्या होता है उद्धारक? मतलब बचाने वाला। तो किसी टाइम में मेवाड़ को किसने बचाया था? हमीर ने। यहां मेवाड़ को कौन बचा रहा है? भामाशाह। इसलिए भामाशाह क्या कहते हैं? मेवाड़ का। लिखो,
चूलिया नामक स्थान पर एट प्लेस नंबर चूलिया नामक स्थान पर एट प्लेस नंबर चूलिया इन्होंने प्रताप को आर्थिक सहायता दी। दे गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रताप। इन्होंने प्रताप को आर्थिक सहायता दी। दे गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रताप। इन्होंने प्रताप को आर्थिक सहायता दी। दे गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रताप। लाइन चेंज करके लिखो। अब प्रताप 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक रख सकते थे। नाउ प्रताप कुड मैनेज 25,000 सोल्जर्स फॉर 12 years। अब प्रताप 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक रख सकते थे। नाउ प्रताप कुड मैनेज 25,000 सोल्जर्स फॉर 12 years। पच्चीस हजार सैनिक 12 वर्षों तक रख सकते थे। नाउ प्रताप कुड मैनेज 25,000 सोल्जर्स फॉर 12 years। लाइन चेंज करके लिखो। प्रताप ने रामा महासाहनी के स्थान पर भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया। प्रताप मेड भामाशाह एज पीएम इन प्लेस ऑफ रामा महासाहनी। प्रताप ने रामा महासाहनी के स्थान पर भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया। प्रताप मेड भामाशाह एज पीएम इन प्लेस ऑफ रामा महासाहनी। प्रताप ने रामा महासाहनी के स्थान पर भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया। प्रताप मेड भामाशाह एज पीएम इन प्लेस ऑफ रामा महासाहनी। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। भामाशाह इज नोन एज सेवियर ऑफ मेवाड़। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। भामाशाह इज नोन एज सेवियर ऑफ मेवाड़। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। भामाशाह इज नोन एज सेवियर ऑफ मेवाड़। एक हेडिंग और डालो, सादुलनाथ त्रिवेदी। पंद्रह सौ अठासी का एक अभिलेख मिला है उदयपुर से। कहां से मिला है? उस उदयपुर अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि प्रताप ने सादुलनाथ त्रिवेदी को एक जागीर दी थी, मंडेर। कौन सी जागीर थी भाई? राजा महाराजा जो जमीन मारते उनको क्या बोला करते थे? जागीर। तो कौन सी जागीर दी थी? किसने? किसको? ये जागीर हल्दी घाटी युद्ध के बाद दी गई है। कौन से युद्ध के बाद? ये जगह हल्दी घाटी के पास पड़ती है। प्रताप हल्दी घाटी के पास की जगह हल्दी घाटी के बाद किसी को देता है, इसका मतलब वो जगह प्रताप की है। प्रताप की जगह, इसका मतलब प्रताप युद्ध में जीता है। यदि उस युद्ध में हारते हो तो वो जगह आपके पास कभी भी होगी नहीं, वो जगह मुगलों के पास होगी। मुगलों के पास होगी तो आप उस जगह किसी को दे नहीं पाओगे। देखो 1588 ईस्वी के उदयपुर अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू उदयपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ 1588 एडी, 1588 ईस्वी के उदयपुर अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू उदयपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ 1588 एडी, 1588 ईस्वी के उदयपुर अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू उदयपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ 1588 एडी, प्रताप ने इन्हें मंडेर नामक जागीर दी थी राजसमंद में। प्रताप डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड मंडेर। क्या डोनेट में दी? क्या डोनेट की? मंडेर। प्रताप ने इन्हें मंडेर नामक जागीर दी थी। प्रताप डोनेटेड हिम जागीर नेम्ड मंडेर। प्रताप ने इन्हें मंडेर नामक जागीर दी थी। प्रताप डोनेटेड हिम जागीर नेम्ड मंडेर। क्या हुआ? इतना ही पढ़ना है? बैठ तू बैठ। क्या हुआ? क्यों बुलाना है बच्चे को? डेमो पूरा देंगे इसको आज तो। है? आ जाओ बैठो। अरे वेरी गुड।
कोई भी बैठ सकता है। तो साधुनाथ त्रिवेदी को कौन सी जागीर दी गई बताओ? मंडेर। मंडेर की जागीर कौन सा अभिलेख कैसा कहता है? उदयपुर अभिलेख। उदयपुर अभिलेख कब का है? 1588। अब लिखो प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ प्रताप। प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां। जगन्नाथ कछवाहा ने हमला कब किया था प्रताप पे? 1585। जगन्नाथ कछवाहा कहाँ का है? आमेर। कहाँ का है? आमेर। तो प्रताप ने तब आमेर वालों से हमला करके एक जगह छीन ली थी, मालपुरा। कौन सी छीन ली? मालपुरा। ये आमेर वालों के पास था, लेकिन प्रताप ने इनसे छीन लिया था। तो यहाँ मालपुरा में एक मंदिर बनवाया था, नीलकंठ। कौन सा? कौन से भगवान जी? गणेश जी या विष्णु भगवान? शिव जी का है क्या? लिख लो तो, नीलकंठ महादेव मंदिर। कहां पे बनवाया? मालपुरा। कैसे छीना था प्रताप ने? आमेर वालों से। नीलकंठ महादेव टेम्पल कहां पे? मालपुरा। मालपुरा कहां पे? टोंक। प्रताप ने भी राजधानी कहां बना ली थी अपनी? चामुंड में बनवाया था, चामुंडा माता का मंदिर। एक बनवाया था महल। भाई राजा रहेगा तो राजा के लिए क्या होना चाहिए? महल। और एक बनवाई थी बावड़ी। बावड़ी समझते हो? ये सब निर्माण कार्य कहां पर हुए? चावंड। तो मालपुरा में तो कौन सा मंदिर बनाया गया? नीलकंठ महादेव। और चावंड में क्या क्या बनाए गए? चामुंडा माता का मंदिर, महल और बावड़ी। कहां पे? चावंड। अच्छा, प्रताप की चावंड राजधानी है। चावंड से मेवाड़ की चित्रकला शुरू होती है। चावंड से मेवाड़ की भारत की बेहतरीन चित्रकलाओं में से एक है राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला में सबसे अच्छी चित्रकला मेवाड़ की चित्रकला। मेवाड़ की चित्रकला जिस जगह से शुरू हुई वो जगह कौन सी है? और चामुंड मेवाड़ की चित्रकला को शुरू करने वाला राजा कौन है? तो प्रताप केवल युद्धों के लिए याद नहीं किए जाने चाहिए, प्रताप इसलिए भी याद किए जाने चाहिए कि उनके टाइम में भारत की बेहतरीन चित्रकलाओं में से एक चित्रकला शुरू हुई थी। कहां से? नीचे स्टार लगा के लिखो। चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़ वॉज स्टार्टेड फ्रॉम चावंड। चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़ वॉज स्टार्टेड फ्रॉम चावंड। चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ मेवाड़ वॉज स्टार्टेड फ्रॉम चावंड। और उस समय महाराणा प्रताप का जो सबसे मुख्य पेंटर था उसका नाम था निसारदीन। क्या नाम था? लिखो। इस समय निसारदीन प्रमुख चित्रकार था। दिस टाइम निसारदीन वॉज प्रोमिनेंट पेंटर। इस समय निसारदीन प्रमुख चित्रकार था। दिस टाइम निसारदीन वॉज प्रोमिनेंट पेंटर। इस समय निसारदीन प्रमुख चित्रकार था। दिस टाइम निसारदीन वॉज प्रोमिनेंट पेंटर। तो मेवाड़ की चित्रकला कहां से शुरू होती है? चावंड। कौन से राजा के टाइम? और उसका चित्रकार कौन था? लिखो, दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स।
चक्रपाणि मिश्र एक राइटर है ना, नाम क्या राइटर का बोलो? चक्रपाणि मिश्र की 3 किताबें, नाम बोलो? राज्याभिषेक, मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ। दोबारा बोलो। राज्याभिषेक से क्या समझते हैं हम? राजा का राज तिलक कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया जिस किताब में, उसकी प्रोसेस जिस किताब में, उस किताब का नाम क्या है? दूसरी किताब का नाम? मुहूर्त समझते हो? किस चीज का क्या मुहूर्त है? ब्याह का मुहूर्त क्या है? सगाई का मुहूर्त क्या है? नई गाड़ी खरीदें क्या मुहूर्त? ये होते हैं ज्योतिष। तो मुहूर्त की जानकारी जिस किताब में, वो किताब कौन सी? अगली कौन सी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। ये कहते हैं महाराणा प्रताप ने लिखवाई थी। महाराणा प्रताप को बगीचों का बड़ा शौक था। किसका? पेड़ पौधे लगाने का बड़ा शौक था। इस किताब में ये लिखा हुआ है कि पेड़ पौधे कैसे लगते हैं, कौन सा पौधा कब लगाना है, कितनी खाद देनी, कितना बीज डालना उसमें, कौन सी ऋतु में लगाना, ये सब जानकारियां कौन सी किताब में? तो अलग ही किताब हो गई। तो इस किताब में किसकी जानकारी है? उद्यान विज्ञान। किसकी जानकारी है? हॉर्टिकल्चर। लिख लो, इसके ब्रैकेट में लिखो, उद्यान विज्ञान की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट हॉर्टिकल्चर। गुलाब बाग किसने बनाया? वो आगे सज्जन सिंह जी के टाइम का। तो हम अच्छा दोबारा बताओ, चक्रपाणि मिश्र किताबें कौन कौन सी? राज्याभिषेक में राज तिलक की बातें, मुहूर्तमाला में ज्योतिष की बातें, और विश्व वल्लभ में उद्यान विज्ञान की बातें। अगले राइटर कौन है? हेमरत्न सूरी। क्या नाम है? और बुक्स के नाम क्या है? गोरा, बादल, पद्मिनी, चौपाई। दोबारा बोलो। आपने एक नाम सुना? दोहा, दोहे, दोहे, कबीर जी के दोहे है ना, रहीम जी के दोहे। क्या मतलब होता है दोहे का? दो दो लाइनें हो तब क्या हो जाए? चिड़ी चौंच बर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान किए धन ना घटे, न कह गए दास। कितनी लाइनें? दो। बड़ा भया तो क्या बयान, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कितनी लाइनें? कर फुलेल को आचमन, मीठो कहते सराही, रे गंधी मती अंध तू इत्र दिखावत काही। कितनी लाइनें? उज्जवल पहने कापड़ान, पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिन बांधा जमपुर जाए। कितनी लाइनें? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी काल, अली कली सो बंदे तो आगे कौन हवाल। कितनी लाइनें? तो दो दो लाइनें हो तब तो, और 4 हो जाए तो। समझ गए आप? तो अरे इंटेलिजेंट है आप। तो गौरा बादल पद्मिनी कौन थे, ये भी आप जानते हो? पहले साक्य के नायक थे गौरा बादल पद्मिनी। तो उन गौरा बादल पद्मिनी पे चौपाइयां लिखवा दी किसने? महाराणा प्रताप ने। किससे? हेमरतन। हेमरतन सूरी की बुक का नाम क्या हो गया? और 2 चारण कवि और है, एक तो रामा सांधु और एक माला सांधु। दोबारा नाम बोलो। कोई सिंपल पूछेगा, रामा सांधु तथा माला सांधु कौन से राजा के दरबार में थे? आगे बात समझे। अब महाराणा प्रताप का एक बड़ा युद्ध हमने बीच में पढ़ा, हल्दी घाटी। कौन सा? नीचे लिखो हल्दी घाटी युद्ध का महत्व है, वहां नहीं लिखा? फ्लो में चल रहे थे, हम बातें कर रहे थे। अब लिखो हल्दी घाटी युद्ध का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। किसने किस पर हमला किया था? अकबर ने महाराणा। क्यों किया अकबर ने हमला? साम्राज्य का विस्तार। प्रताप क्यों लड़ रहे हैं? साम्राज्य को बचा। इसका मतलब प्रताप को साम्राज्य का विस्तार नहीं करना है। प्रताप को साम्राज्य का विस्तार, इस लड़ाई में प्रताप साम्राज्य का विस्तार नहीं कर रहे हैं। साम्राज्य विस्तार कौन कर रहा है? प्रताप घर बचा रहे हैं अपना। क्या ये लड़ाई वैसी नहीं है जैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े? तो अंग्रेज भारत में आ गए क्या करने? साम्राज्य का विस्तार। भारत वाले क्यों लड़े? घर को बचाने। तो वास्तव में ये जो युद्ध है, ये 2 शक्तियों के बीच का युद्ध है। एक तरफ तो कौन सी शक्ति है? जो अपना क्या कर रही है? साम्राज्य का विस्तार। और सामने एक पावर है जो बचाना चाहती है अपना। इनके बीच की लड़ाई है। किस किस की बताओ, देखिए अब दोबारा आप बताओ। इसलिए जब जब दुनिया में कोई बड़ी शक्ति किसी दूसरे पर अटैक करेगी और सामने वाला जब उसका प्रतिकार करेगा, उसका विरोध करेगा, तब तक हल्दी घाटी याद किया जाएगा।
कि वैसे ही लड़ लेना चाहिए जैसे हल्दी का टीम लड़े थे। उसके संसाधन कम थे, फिर वो लड़ा, उसके सैनिक कम थे, फिर वो लड़ा। क्यों? किसके लिए? देखो, यह युद्ध, दिस बैटल, यह युद्ध, दिस बैटल एक साम्राज्यवादी शक्ति तथा क्षत्रिय स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। वो जो स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम, एक साम्राज्यवादी शक्ति तथा क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। वो जो स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम, एक साम्राज्यवादी शक्ति तथा क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। वो जो स्ट्रगल बिटवीन इंपीरियलिस्टिक पावर एंड रीजनल फ्रीडम। ज्यादा संसाधन, ज्यादा रिसोर्सेज किसके पास थे? महाराणा प्रताप के पास में ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन फिर भी यदि महाराणा प्रताप लड़े, इससे मेवाड़ की जनता में आशा का संचार हुआ। किसका संचार हुआ? और मेवाड़ की जनता में नैतिकता का संचार हुआ। किसका? आप लिखो एक बार, फिर मैं समझाता हूं। देखो, कम संसाधनों के बावजूद, डिस्पाइट लेस रिसोर्सेज, कम संसाधनों के बावजूद, डिस्पाइट लेस रिसोर्सेज, कम संसाधनों के बावजूद, डिस्पाइट लेस रिसोर्सेज, प्रताप ने अकबर का सामना किया। प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर। प्रताप ने अकबर का सामना किया। प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर। प्रताप ने अकबर का सामना किया। प्रताप कन्फ्रंटेड अकबर, जिससे मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। विच इन्फ्यूज्ड होप एंड मोरलिटी एमंग पब्लिक ऑफ मेवाड़, जिससे मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। विच इन्फ्यूज्ड होप एंड मोरलिटी एमंग पब्लिक ऑफ मेवाड़, जिससे मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। मान लो किसी स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, वो एग्जाम केवल उन लोगों द्वारा पास किया जाएगा जिन्होंने पेपर खरीद लिया, और पेपर खरीदने के लिए तो 50 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो एक विद्यार्थी जिसके पास 50 लाख रुपए नहीं है, वो क्या उस एग्जाम की तैयारी करेगा? नहीं करेगा। अपनी तो पार पड़ेगी नहीं, क्योंकि अपने पास रुपए तो है नहीं, और बिना रुपए के पेपर खरीदा नहीं जाएगा। पेपर नहीं खरीदा जाएगा तो हम पास होंगे नहीं। लेकिन यदि पेपर ना खरीदा जाए तो फिर आदमी लगता है मैं मेहनत कर सकता हूं और मेहनत करके पास हो सकता हूं, तो मुझे भी एग्जाम देना चाहिए। तो हम सब तैयारी करते हैं। इसीलिए हम तैयारी करते हैं कि अगर मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। आरएस का रिजल्ट आता, अभी थोड़े दिनों में इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी थोड़े दिनों में इनका रिजल्ट आने वाला है। आरएस का रिजल्ट आएगा। आरएस का रिजल्ट आएगा तो दो प्रकार के इंटरव्यू आएंगे अखबार में। एक अखबार में इंटरव्यू आएगा कि एक किसी स्टूडेंट की पूरे राजस्थान में 6ठी रैंक आ गई। कौन सी रैंक आ गई? मैं टॉप 10 में आ गया बंदा ना, कोई कर लो, पहली रैंक तो फर्स्ट रैंक आ गई। उसका इंटरव्यू छपेगा अखबार में, तो उस इंटरव्यू में लिखा आएगा कि इस जो स्टूडेंट के जो आरएस बना अभी, इसके 10th में 92% थे, इसके 12th में भी 90% या 94% थे, जितने भी उसके खूब सारे परसेंट थे। इसके पिताजी भी आरएस अधिकारी है, मम्मी इसकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल है, इसने पहले एक जयपुर की एक महंगी सी किसी स्कूल से पढ़ाई की थी, फिर दिल्ली से ग्रेजुएशन की थी, बाद में जाके कोचिंग की थी, और बाद में सिलेक्शन हो गया, कौन सी रैंक आ गई? फर्स्ट। एक तो ये रिजल्ट है। उसी अखबार में एक रिजल्ट और होगा कि सुदूर डूंगरपुर जिले के किसी एक गांव में रहने वाले एक बच्चे ने, जिसके पिताजी की 10th में मृत्यु हो गई थी, उस साल उसके 10th में 56% आए। उसके बाद स्कूल छूट गई, वो कहीं पार्ट टाइम जॉब करता था, और साथ साथ में उसने पढ़ाई जारी रखी, और उसके 12th में भी 62% आ गए। उसने बीए भी प्राइवेट कर ली, कोचिंग भी नहीं की थी, सेल्फ स्टडी की थी, और फिर उसका सिलेक्शन और उसकी रैंक आ गई 532। कौन सी आ गई? इन दोनों में हमें मोटिवेट कौन करता है? जबकि उसकी रैंक तो 532 है, उसकी रैंक फर्स्ट है, पर हम उससे मोटिवेट होते हैं क्योंकि हमें लगता है यार इसके पास कुछ नहीं था फिर भी 532 लिया, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं तो घर वाले पैसे भी भेज रहे हैं,
10th 12th में से ज्यादा नंबर भी है, मेरे को जॉब करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो कोचिंग भी जाता हूं, मैं टेस्ट सीरीज दे सकता हूं, 100 प्रकार के उसके सामने संसाधन है, साधन है। तो प्रताप कम संसाधनों से लड़ रहे हैं, कम संसाधन। अब वो जो एक स्टूडेंट है ना 532 वाला, वो हमारे में आशा जगाता है कि यदि उसका हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। वो हमारे में नैतिकता जगाता है कि गलत साधनों का प्रयोग करना नहीं चाहिए। देखो साहब, उसने मेहनत की तो मेहनत का फल आज मिला है, बस यही चीज है। प्रताप कम संसाधनों से लड़ते हैं तो मेवाड़ की जनता में क्या जगाते हैं? आशा भी जगाते हैं और नैतिकता। आशा कि हम जीतेंगे, हमारे राजा के साथ खड़े होंगे। नैतिकता कि हमें गलत साधनों का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या है? गलत ये था उस समय अकबर से संधि कर लेते, अकबर के सामने सरेंडर कर देते, पर उनका नहीं साहब ये हम करेंगे नहीं। जब हम हल्दी घाटी में लड़ सकते हैं तो आगे भी लड़ सकते हैं। और 6 साल बाद दिवेर में तो पूरी मुगलों की फौज मार गए थे वो। ये वही तो है कॉन्फिडेंस ही तो, और क्या अपने आप में। दूसरी बात, अब बाकी जितने युद्ध है ना कि भाई खानवा की लड़ाई कौन लड़ रहा है कि सांगा की सेना और बाबर की सेना लड़ रही है। सारंगपुर का युद्ध कौन लड़ रहा है कि कुंभा की सेना और महमूद खिलजी की सेना लड़ रही है। प्रताप के टाइम की जो लड़ाइयां है ना, इनमें जनता शामिल हो गई। कौन शामिल हो गई? अच्छा, जनता शामिल होने का मतलब ये नहीं कि जनता खुद हथियार लेके लड़ने लग गई ना। इसका मतलब ये है कि प्रताप ने अपनी जनता कहा कि मैदान में कोई नहीं रहेगा, सारे के सारे पहाड़ों में आ जाओ। और सारी की सारी जनता कहां पर आ गई? कारण, क्योंकि यदि आप मैदान में रहोगे तो खेती करोगे, खेती करोगे तो मुगलों की फौज आएगी, आपकी खेती पे कब्जा कर लेगी, इसलिए मुगलों को सप्लाई की कभी भी कमी पड़ेगी। और यदि मैदान में कोई खेती करेगा नहीं तो मैदान क्या रहेंगे? खाली। तो मुगलों को सप्लाई कहां से होगी? तो मुगल अपनी सप्लाई मंगवाते अजमेर से। कहां से? और जब अजमेर से मेवाड़ में सप्लाई आएगी, बीच में लूटेंगे, इसलिए मुगलों को सप्लाई लाने के लिए सेना लगानी पड़ती। अब सेना बेचारी प्रताप से लड़ेगी, सप्लाई लाए। जाओ प्रताप से लड़ूंगा, पहले कल आटा लाएंगे फिर लड़ेंगे। एक बार आटा खत्म हो रखा है शाम को, सिलेंडर तो है ही नहीं हमारे पास में ना। तो उनकी वो एनर्जी उधर लग रही थी। दूसरा, आप जब लड़ाई करते हो इतना लंबा संघर्ष, आप जब राजा बने तब से लेके जब तक आपकी मृत्यु हुई, आप युद्धों के अंदर रहे हैं। तो इन 25 साल में जब आप पहाड़ों में बैठ के लड़ रहे हो, तो कोई तो आपको घोड़ों का दाना भी तो देता होगा, कोई तो आपके लिए हथियार भी तो बनाता होगा। वो जन जन के जो लोग थे वो किसके साथ जुड़ गए थे? प्रताप। हम छोटी क्लासों में एक पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप ने घोषणा की कि जब तक मुगलों से मेवाड़ को आजाद नहीं करवाएंगे मैं एक जगह पर टिक के बैठूंगा नहीं, मैं अच्छा खाना नहीं खाऊंगा, मैं अच्छे बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, मैं संघर्ष करता रहूंगा। और उनके साथ में लोहारों ने कसम खाई। किसने? कि जहां राजा रहेंगे वहां राजा के साथ में हम रहेंगे, राजा के लिए हथियार बनाएंगे। हम आज भी उन लोहारों को कहते हैं गाड़ियां लोहार है, वो गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। किसी राजा के प्रति इतना समर्पण वहां की जनता में कि जनता कहे कि जट राणो जी कब बट उदयपुर, बोलो भाई। महाराणा प्रताप ने कहा कुंभलगढ़ चलेंगे कुंभलगढ़, हम गोगुंदा रहेंगे गोगुंदा, हम आवरगढ़ चलेंगे आवरगढ़, हम चावड़ चलेंगे तो जनता ने ये नहीं पूछा क्यों। अब जो आपको वो सही, जट राणो जी का बट उदयपुर, जहां राणा जी कह देंगे हम तो उसी को क्या मान लेंगे। उदयपुर राजधानी बना रहे थे तो हम तो उदयपुर इसी को मान लेंगे। तो आज दिन तक गांव के अंदर कोई आदमी से मैंने आपको बात कही क्या, ये अरे ये कर लें क्या, आपको सर आपकी जो इच्छा हो करो ना, हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो आप उसकी जगह बोल सकते हो जट राणो जी कब है। आप मेरे को सर हम ये करना चाहते हैं, अरे मैं जट राणो जी को बट उदयपुर तुम करो, मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो प्रताप मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाते हैं। कैसी भावनाएं? हमारा देश मेवाड़ और इस देश की रक्षा करनी है। पहले ये भावना थी नहीं, पहले ये था राजा का राज, राजा लड़ रहा है, बाकियों को क्या लेना देना है। पर यहाँ जनता में वो आता है। हम आगे पढ़ेंगे कि जब अंग्रेजों का राज आ गया था तो प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे ना, जनता राजा के खिलाफ आंदोलन चला रही थी। तो अपने मेवाड़ में एक नेता हुए माणिक्यलाल वर्मा। कौन वे? तो उनसे जाके किसी ने पूछा एक बार कि प्रजामंडल आंदोलन चल रहे हैं, तो गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? कि गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, क्या आप साथ दोगे? तो माणिकलाल वर्मा का स्टेटमेंट है, हम मेवाड़ी हैं, हमेशा हर हर महादेव बोलते आए थे, इस बार फिर बोलेंगे। क्या स्टेटमेंट है? हम मेवाड़ी हैं, हमेशा हर हर महादेव बोलते आए थे, इस बार मतलब हमने हमेशा संघर्ष ही किया है। पहले भी संघर्ष किया था, अब भी करेंगे। पहले तो अकबर से लड़ने जाना पड़ता तो तलवारें निकाल निकाल के जाना पड़ता, अब तो कुछ ही नहीं है, सड़क पे आके नारा लगाना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों। कल ही लगा देंगे हम तो। देखो, इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। दिस बैटल इन्फ्यूज्ड नेशनलिज्म among public and tribal groups of Mewad. This battle infused nationalism among public and tribal group of Mewad.
इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। दिस बैटल इन्फ्यूज्ड नेशनलिज्म among public and tribal groups of मेवाड़। मेवाड़ की जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। फिर है ना, किसी भी चीज का क्या महत्व है ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने लंबे टाइम तक कंटिन्यू करती है, लोग उसको कितने लंबे समय तक याद करते हैं। दो एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको दिए कि हल्दी घाटी क्या युद्ध है, देख लो कि उसका घोड़ा आज भी लोगों को नाम याद है। बाकी भी तो घोड़े रहे होंगे ना, बाकी में तो मरे होंगे घोड़े, पर हल्दी घाटी वाला घोड़ा हमें याद है कि वो कौन सा था, चेतक। हमें भामाशाह याद है क्योंकि उसने प्रताप को रुपए दिए, इसलिए सरकार की योजनाओं के नाम होते हैं भामाशाह योजना। आज भी कोई रुपए देता है उनको कहते हैं ये तो हमारे गांव के भामाशाह है, ये तो हमारे देश के भामाशाह है। मतलब एक आदमी के नाम पर उस दानवीरता का मतलब ही निकल गया। जबकि पहले लोग भामाशाह नहीं मानते, पहले लोगों को दानवीरता की तुलना करनी होती, वो करते कर्ण से। किसे करते? कुंभा कहता है मैं कर्ण और भोज के समान दानवीर, वो ये थोड़ी कहता हम भामाशाह के समान दानवीर हूं। पर महाराणा प्रताप के बाद में किसी ने दान दिया तो उसकी तुलना किसके साथ की गई? फिर उसका दूसरा महत्व मैं बताता हूं। 1915 में, कब की बात है, बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ हमारे क्रांतिकारी लड़ रहे हैं, उनका नाम है जतिन दास मुखर्जी। कौन लड़ रहे हैं? उड़ीसा में एक नदी है, उस नदी का नाम है बूढ़ीलाल नदी। क्या नाम है? उस बूढ़ीलाल नदी के पास में जतिन दास मुखर्जी अंग्रेजों से गिर जाते हैं। वो 4-5 दोस्त होते हैं, फायरिंग करते हैं, आमने सामने की फायरिंग होती है और एनकाउंटर में जतिन दास मुखर्जी लड़ते हुए मारे। बाघा जतीन वहां पर लड़ते हुए मारे गए ना। बचपन में कभी उन्होंने बाघ को मार दिया था, इसलिए उनका नाम पड़ा बाघा जतीन। क्या नाम पड़ा? उस समय बंगाल में एक बहुत बड़े कवि थे, उनका नाम था नजरुल इस्लाम। क्या नाम था? तो नजरुल इस्लाम अगले दिन अखबार में लिखते हैं कि जहां पर बाघा जतीन शहीद हुए हैं, क्या बोलो, वो नए भारत की हल्दी घाटी है। 1915 की बात, 1576 का युद्ध याद किया जा रहा है। उड़ीसा की बात, मेवाड़ की धरती की एक जगह याद की जा रही है। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत की एक जगह वो याद कर रहा है। एक तो ये, दूसरा मैं अभी एग्जांपल देता हूं। हम इतने सारे लोग बैठे हैं, आप और भी नोटिस करना, कभी मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति के मन में यह आता है कि यार मैं पानीपत जाके आऊं, क्योंकि पानीपत में भारत के 3 बड़े बड़े युद्ध हुए थे। या कोई व्यक्ति ये सोचे कि यार मुझे त्राइन जाना चाहिए, त्राइन, गौरी और पृथ्वीराज चौहान लड़े थे वहां पर। या किसी की यह भी मन में नहीं आता कि मुझे खानवा की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि खानवा में सांगा और बाबर भिड़ गए थे। अलग बात है, यदि आप कभी भरतपुर साइड में जा रहे हो, रास्ते में खानवा है, यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपके मन में आएगा अरे खानवा, सांगा और बाबर सलहदी तंवर से संधि कर रहे थे, पाती परवनन, जिहादन, तमगान सब याद आ जाएंगे, वरना तो ये भी याद ही नहीं आएंगे। पर ऐसा क्या है कि उदयपुर आने वाला हर टूरिस्ट हल्दी घाटी जाता है? ऐसा क्या है कि हल्दी घाटी जाने वाला हर टूरिस्ट वहां की मिट्टी उठा के लेके जाता है? ऐसा क्या है कि थोड़े दिन पहले मैंने एक रील देखी कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय हरिबाबू किशनराव बागड़े उदयपुर जा रहे हैं, रास्ते में हल्दी घाटी का बोर्ड आया है, उन्होंने गाड़ी रुकवाई है, वो नीचे उतरे हैं, उस धरती को प्रणाम किया है, फिर वहां से बैठे हैं। इसका मतलब उस 18 जून 1576 के दोपहर के 3 घंटों में कुछ तो ऐसा हुआ है कि हल्दी घाटी आज दिन तक लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी जो जो आदमी देश से प्रेम करता है, जिस जिस व्यक्ति के मन में राष्ट्रवाद की भावनाएं हैं, उस आदमी को यदि कोई इंस्पिरेशन मिलती है तो कहां से मिलती है? ये महत्व उसका सबसे बड़ा। लिखो, आज भी यह युद्ध, स्टिल दिस बैटल, आज भी यह युद्ध, स्टिल दिस बैटल राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। वर्क्स एज इंस्पिरेशन फॉर नेशनलिस्ट, वर्क्स एज इंस्पिरेशन फॉर नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। वर्क्स एज इंस्पिरेशन फॉर नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। कौन सा युद्ध? हल्दी। पानी वानी पियो फिर पढ़ेंगे।